इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के इजराइल दौरे पे जा रहे हैं। इजराइल के जेरूसलम पोस्ट न्यूज़पेपर ने उनका स्वागत करते हुए नमस्ते भी बोला है और 2 पेज का फीचर भी उनके लिए प्रस्तुत किया है। आप न्यूज़पेपर्स को देखोगे तो एक कंसर्न अंडरलाइन देखा जा रहा है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का सिनारियो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, क्योंकि यूएस जो है मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। आज ही खबर आई है कि यूएसए ने 12 F-22 फाइटर जेट्स इजराइल में पोस्ट कर दिए, पोजीशन कर दिए हैं, बिकॉज ईरान के ऊपर कभी भी किसी भी पल मिलिट्री अटैक या एडवांस किया जा सकता है। और नेटो के एक्स चीफ ने यह वार्न किया है कि ऐसा आखिरी बार जब मिलिट्री बिल्डअप हुआ था, चाहे वो यूएस के जेराल्ड फोर्ड जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर का बिल्डअप है, नेवल वेसल्स का बिल्डअप है, एयरक्राफ्ट्स का बिल्डअप है, वो आखिरी बार 1990 में हुआ था जब गल्फ वॉर हुई थी। तो इसीलिए ये जो सिनेरियो है इस वक्त थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा है। थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न रीजन को लेकर सैटेलाइट इमेजेस जितनी भी आ रही हैं, वो ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नए नए एयरक्राफ्ट वहां पे यूएस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो इस विजिट के दौरान एक इस चीज का साया, साथ ही साथ इजराइल की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स प्लान किए गए हैं, ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है क्या, और इस वक्त जो ये विजिट प्लान की गई है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, आज हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर आप इस रीजन को देखते हैं, इस रीजन को यूएस वाले मिडिल ईस्ट बुलाते हैं, हम लोग इसे वेस्ट एशिया बुलाते हैं। ये रीजन बहुत ही वॉलेटाइल है। इसका कारण, ये रीजन के अंदर सबसे पहले तो इजराइल और आसपास के एरियाज में काफी समय से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अक्टूबर 2023 के दौरान में शुरू होता है और लेबनान भी इसकी लपेटे में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईरान के साथ टेंशन्स इजराइल की बढ़ती है। मीनवाइल इस पूरे रीजन में 2020 से लेकर 22 तक सऊदी अरेबिया, यूएई ये इजराइल के करीब आने लगे थे, लेकिन 2023 के उनके गाजा के साथ युद्ध जो शुरू होता है, गाजा के अंदर जो युद्ध शुरू होता है, हमास के साथ युद्ध शुरू होता है, हिजबुल्लाह के साथ जो अटैक शुरू होता है, उसके बाद अगेन इनके रिलेशंस इजराइल से ठंडे पड़ गए। आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, कंपटीशन देखने को मिल रहा है सऊदी और यूएई के बीच में, और सऊदी और ईरान के बीच में शिया सुन्नी प्रॉक्सी वॉर्स तो काफी समय से चल रही है। इसका एक बेहतर एग्जांपल यमन में देखा जा रहा है, जहां यमन के अंदर जो हाउदी रेबेलियंस है वो शिया बैक्ड है, ईरान बैक्ड है, और सऊदी अरेबिया से वो लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन, और इस कॉम्प्लिकेटेड रीजन के अंदर भारत का जो इतिहास रहा है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है। ये 2017 है जब प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो इजराइल विजिट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आजादी के बाद कुछ समय तक भारत और इजराइल के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं थे। इसको हम ट्रेस करेंगे, विल ट्राई टू ट्रेस दैट। तो अगर आप देखते हैं कि भारत और इजराइल के रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं, इनिशियली जब इजराइल यूएन का प्लान आता है इजराइल बनाने का ऑन द अर्स्टवाइल पैलेस्टीन, तो इंडिया उसे रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन 1992 तक इजराइल के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं करता है। इस बीच इजराइल बहुत सारे वॉर्स लड़ता है, लड़ाइयां लड़ता है अरब देशों के साथ, और उसके बावजूद भारत जो है 2 स्टेट सोल्यूशन या पैलेस्तीन को रिकॉग्निशन देने के फेवर में रहता है। इसलिए जहां तक कि पैलेस्तीन की बात है, वहां पे भारत की एम्बेसी थी, लेकिन इजराइल में तेल अवीव जो उनकी कैपिटल है, वहां पे भारत ने 1992 तक एम्बेसी नहीं तैयार की। लेकिन 1990 में यूएस के साथ एक एग्रीमेंट होता है, यूएस, पैलेस्तीन और इजराइल के बीच, और 2 स्टेट सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नेता यासिर अराफात भारत आते हैं। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, और वो कहते हैं कि आप लोग अगर इजराइल को हमारे साथ पीस नेगोशिएशंस करवाना चाहते हो तो आप इजराइल में, तेल अवीव में अपनी एम्बेसी सेटअप करवा दीजिए। तो उसके बाद 1992 में पहली बार ऐसा होता है कि भारत की एम्बेसीज सेटअप होती है और एम्बेसडर्स इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशंस को शुरू करते। सो दैट इज द बिगिनिंग। इसके बाद 1999 के अंदर इजराइल की तरफ से भारत को बहुत हेल्प मिलती है करगिल वॉर में। तो इजराइल इमरजेंसी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भेजता है भारत को, अपने इमरजेंसी स्टॉक पाइल में से निकाल के,
यहां यह फ्रेंडशिप डीपन होती है कि मुश्किल परिस्थिति के अंदर इजराइल भारत की मदद करता है। साल 2000 के बाद भारत की तरफ से बहुत सारे नेता इजराइल विजिट करते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एट दैट टाइम, जसवंत सिंह। लेकिन फिर यूपीए सरकार के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं होती। हां, फॉरेन मिनिस्टर्स की विजिट होती है, लेकिन ज्यादातर जो फोकस होता है वो होता है साइंस या साइंटिफिक एक्सचेंज, एग्रीकल्चर या पीपल टू पीपल कांटेक्ट के ऊपर। लेकिन 2017 में 2017 में एक टर्निंग पॉइंट आता है रिलेशनशिप्स के बीच में, जब प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं इजराइल विजिट करने के लिए, स्टेट विजिट कंडक्ट करते हैं, और वो डी हाइफनेशन की शुरुआत होती है। व्हाट इज डी हाइफनेशन? अर्लियर यू यूज्ड टू डील विद इजराइल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैलेस्टीन, यानी अगर पैलेस्तीन को रिकॉग्निशन मिलती है, पैलेस्तीनियन लोगों को अधिकार मिलते हैं, तभी आप इजराइल से बातचीत करते थे। ऐसा आपका सोच था, फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा था। लेकिन अब आप दोनों को सेपरेटली डील करेंगे, उनके बीच में जो हाइफन लगता है इजराइल पैलेस्तीन, उसको हटा देंगे, इजराइल से अलग तरीके से डील करेंगे, पैलेस्तीन से अलग। कई लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनके कॉज को ये इग्नोर करता है, लेकिन भारत की नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में जो पॉलिसी रहेगी वो उसे फॉलो करेगा। 2017 के बाद पहली बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इस रीजन में जाता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इस रीजन में जाता है, लेकिन पैलेस्टीनियन एम्बेसी को विजिट नहीं करता, पैलेस्तीन विजिट नहीं करता है। तो इसी के बाद भारत और इजराइल के रिलेशंस और स्ट्रेंथन होते जाते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी की नई विजिट है, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ सकता है। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है भारत और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस को। अगर आप सिप्री का डेटा देखेंगे, विच लुक्स एट द एक्सचेंज और सेल ऑफ आर्म्स अराउंड द वर्ल्ड, तो भारत का इजराइल की टोटल डिफेंस सेल्स में जो शेयर है वो 34% है। इसका मतलब 34% ऑफ इजराइल्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर टू इंडिया। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है और को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे बराक 8 मिसाइल को भारत और इजराइल जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, जिनको हेरॉन ड्रोन्स बोला जाता है, उनके रिलेटेड डील साइन हुई है भारत और इजराइल के बीच में। ढेर सारी मिसाइल्स के रिलेटेड डील साइन हुई है, जिसमें स्पाइस 2000 मिसाइल भी है। सेंसर्स जैसे कि एयर वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, और नेवल रेडार्स, इन टेक्नोलॉजीज को भी भारत इजराइल से इंपोर्ट करता आया है। इनफैक्ट कंट्रोवर्शियली स्पीकिंग, स्पाइंग की जो सॉफ्टवेयर है जैसे पेगासस, कहा जाता है कि उन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी डीलिंग हुई थी, बट पब्लिकली इसको डिस्कस नहीं करती है सरकार। खैर, अब डीआरडीओ और इजराइल का जो डिफेंस कंपनी है उसने जॉइंटली डेवलप किए हैं, करने शुरू किए हैं बराक 8 मिसाइल। बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स विच कैन ऑल्सो बी लॉन्च्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाइक आईएनएस विक्रांत। इसके अलावा बहुत सारे जो नेवल डेवलपमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन में किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, इजराइल भारत के लिए एक लिंक बन सकता है टू द वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें आईमेक या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले कर सकता था। लेकिन हमास वाली कन्फ्लिक्ट के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद जो कन्फ्लिक्ट शुरू होती है, उसके बाद आईमेक काफी हद तक बैक सीट पे चला जाता है, उसमें कोई डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिलती है। साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, खास तौर पे काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह भी बता दूं कि जब भारत ने इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेजा था, तो उससे जस्ट पहले इजराइल की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन भी किया गया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए गए थे। तो इसका मतलब है कि डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप सबसे बड़ा पिलर देखने को मिलता है। तो साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अलावा वाटर और एग्रीकल्चर, इजराइल से डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी और फार्मिंग कोऑपरेशन भारत का एक बहुत पुराना पिलर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल एक ऐसा रीजन है जिसमें बहुत डेजर्टिफिकेशन हो चुकी है, वहां पे एरिड सॉइल्स हैं, और एरिड सॉइल्स में भी वो अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कर लेते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए उन्होंने डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज को भी प्रमोट किया है, जो भारत इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल भारत और इजराइल के बीच में
ट्रेड नेगोशिएशन या फ्री ट्रेड डील साइन होगी, इसकी नेगोशिएशंस भी शुरू हो गई थी। कहने का मतलब है कि ये जो पार्टनर्स हैं ये भारत के, ये बहुत समय से अब इजराइल के साथ हमारी एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। वैसी पार्टनरशिप हमारे स्लीपी की स्टूडेंट्स के साथ भी रहती है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के तौर पे, रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर। आप एक बार जरूर इसको वेबसाइट पे देख लीजिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर विजिट है, व्हाई इज इट रिडन विद कंट्रोवर्सी? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 12 डे वॉर, यानी ईरान और इजराइल के बीच में जो पिछले साल वॉर हुआ था, अब वो रीइग्नाइट होने की बातचीत देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि यूएस भी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और ईरान से नेगोशिएशन करने की जगह वो एक तरीके से वॉर थ्रेटन कर रहा है। अरब कंट्रीज यानी कि सऊदी एंड यूएई एंड अदर अरब कंट्रीज लाइक इजिप्ट, दे आर आउटरेज्ड ओवर अ वेस्ट बैंक एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ इजराइल। तो इजराइल ने या रिसेंटली अनाउंस किया है कि वेस्ट बैंक जो एरिया है, तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे ये पूरा इजराइल एरिया है, यहां पे गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है जिसको इजराइल मैनेज कर रहा है और इसका पीस प्लान अभी बन रहा है। लेकिन ऑलरेडी एक अथॉरिटी या एक एरिया जो पैलेस्टीनियन, जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा रहती है, उसे वेस्ट बैंक बोला जाता है। वेस्ट बैंक के अंदर सरकार ने, इजराइल सरकार ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन, एक पॉलिसी इशू की है कि हम यहां पे सबकी लैंड रजिस्ट्रियां देखेंगे जिसमें लगभग $79 मिलियन लगाए जाएंगे। तो लैंड ओनर्स जो यहां पे हैं उनको अपना प्रूफ ऑफ ओनरशिप दिखाना पड़ेगा। अगर वो अपना प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं दिखा पाएंगे तो इजराइल उसे गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर देगा। एक तरीके से इसे देखा जा रहा है, इट्स अ वे ऑफ expanding the Israeli boundaries or expanding the लैंड अंडर देयर कंट्रोल। अब देखा जाए तो इजराइल इसे अपनी ही लैंड मानता है, अपनी टेरिटरी मानता है, लेकिन जो अरब कंट्रीज है वो इसे चाहती है कि इसकी ऑटोनॉमी बनी रहे। तो इस कंसर्न की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। पॉलिटिकली स्पीकिंग भारत के लिए कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है बस। डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, अक्टूबर 2026 में इजराइल में इलेक्शंस प्लान्ड है। उससे पहले ऑपोजिशन पार्टी ने काफी बार नेतन्याहू के वॉर के एफर्ट्स में कुछ चीजों को क्रिटिसाइज भी किया है। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उसके अंदर बहुत सारे पिटिशंस जो है नेतन्याहू के अगेंस्ट पेंडिंग है, जिसकी वजह से जुडिशरी के साथ सरकार ने एक तरीके से लड़ाई झगड़ा मोल ले लिया है। जिसकी वजह से स्पीकर ऑफ द इजरायली नेसेट हैड सेड कि मैं भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, वहां के प्रेसिडेंट कहा जाता है उनको नहीं बुलाऊंगा पीएम मोदी की स्पीच के दौरान। तो जब उन्होंने कहा कि उनको नहीं बुलाया गया है, ही इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ इनवाइटीज, तो फिर ऑपोजिशन लीडर्स ने बोला हम नहीं आएंगे। तो स्पीकर ने बोला अगर आप नहीं आओगे तो बाकी जो खाली सीटें बची होंगी उसमें हम पुराने एमपीज को डाल देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीके से जो वहां की पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी रिडल हो रहा है। लेकिन भारत क्यों जा रहा है इस वक्त, ये विजिट क्यों कर रहा है? देखो, डिफेंस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भारत के लिए बहुत एसेंशियल है। और इसीलिए चाहे वो प्रोजेक्ट चीता के अंदर हीरोन ड्रोन्स की वेपनाइजेशन की बात हो, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना हो, चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो सपने हैं उसको दोबारा रीस्टार्ट करने की बात हो, या साइबर कोऑपरेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करने की बात हो, यहां पे इजराइल हमारी बहुत मदद कर सकता है। और इस वजह से इजराइल विजिट एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। Another reason why this has become a controversy in recent times is कि अमेरिका में, यूएस के अंदर जो फार राइट रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने चीजें पब्लिश करनी शुरू कर दी है रिलेटेड टू दैट इजराइल शुड नाउ लुक फॉर दिस एंटायर बिब्लिकल एरिया। बिब्लिकल मतलब बाइबल के अंदर जैसे इजराइल को डिस्क्राइब किया गया था अपेरेंटली, वो एरिया है। तो एक तरीके से एक्सपेंशनिज्म को प्रमोट करते हुए बातें हैं जो कि अरब देश, जो आसपास के ये देश हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको पसंद नहीं आएगी। लेकिन भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट स्टांस है कि भारत इन सभी देशों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखता है और आगे भी फ्यूचर में भी रखना चाहता है। यूएई का मैं आपको याद दिला दूं कि यूएई के जो शेख थे वो भारत विजिट करते हैं, क्राउन प्रिंस भी विजिट करते हैं। और
जस्ट इवन अगर उन्हें 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आना होता है तो विजिट करते हैं। जैसे ही बोर्ड ऑफ पीस की अनाउंसमेंट हुई थी उसके जस्ट बाद भारत आए थे और स्पेशली भारत विजिट उन्होंने की थी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए। तो भारत और यूएई, भारत और सऊदी अरेबिया, इनके रिलेशंस काफी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। हैविंग सेड दैट, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ भी पैक्ट साइन किया है। तो ये रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेटेड रीजन को मैन्यूवर करने के लिए हमें सभी तरीके से कोशिश करते रहनी है, डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए। जैसा मैंने आपको बताया, डोमेस्टिकली नेसेट या पार्लियामेंट में क्या होता है, स्पीच में क्या बोला जाता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का प्लान ऑफ एन हेक्सागन अलायंस। ये हेक्सागन अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अब क्या होता है ना कि जो ईरान की तरफ से शिया मेजॉरिटी कंट्री है ईरान, और सऊदी इज अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री। तो इनमें हमेशा राइवलरी रहती है, सेक्टेरियन राइवलरी विच हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तो जो शिया मिलिशियाज बनाई जाती हैं उसमें हिजबुल्लाह भी है एक तरीके से। आप जो यमन के अंदर काम करने वाले, रेबेलियन करने वाले हौदी रेबल्स हैं, उनको भी इसके अंदर गिन सकते हैं। तो ईरान की ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मानी जाती है। दिस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल्स डोमिनेशन। तो चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे इवन सऊदी के अगेंस्ट हौदी रेबेलियंस हो, ये सब उसका पार्ट माने जाते हैं। तो इजराइल चाहता है कि हम इसके काउंटर में, एक ऑपोजिट काउंटर में एक नई एक्सिस बनाएं। उस एक्सिस को हेक्सागनल अलायंस नाम दिया गया है। ये फॉर्मली किसी ने ज्वाइन नहीं की है, ये फॉर्मली इसका कोई चार्टर वार्टर नहीं बना है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये अनाउंस हो। तो इजराइल इसका पाइनियर बनना चाहता है, ग्रीस को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहता है, साइप्रस को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहता है। लेकिन इंडिया अगर इसका कोर मेंबर बन जाता है, ऐसा इजराइल की सोच है, तो बाकी अरब नेशंस को भी, जो इंडिया से फ्रेंडली अरब नेशंस हैं, शायद वो भी इसके अंदर ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि इवन दोज अरब नेशंस आर नॉट फ्रेंडली विद ईरान। सऊदी की बात करें तो सऊदी ईरान के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, अच्छे रिलेशंस नहीं रखता है। तो इसी वजह से ये सोचा जा रहा है कि क्या हम उनकी तरफ से सोचा जा रहा है कि क्या हम हेक्सागनल अलायंस बना सकते हैं। देखिए, अगर ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप होगी तो बहुत अनलाइकली है कि भारत इसे ज्वाइन करेगा, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर सिक्योरिटी अलायंसेस को, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को ज्वाइन करने में हमेशा हेजिटेंस देखी जाती है। बिकॉज आप नाटो का हाल देख लीजिए कि एक ऐसा अलायंस जिसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर की मदद करने के लिए जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ अगर लिख दिया जाता है तो वो एक ऑब्लिगेशन बनता है। अलायंस सिस्टम हमेशा वॉर की तरफ ले जाता है, ये बात याद रखिएगा। जो मल्टीलेटरल अलायंस सिस्टम बनते हैं, आप वर्ल्ड वॉर को देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले देखेंगे, जब भी अलायंस बनते रहते हैं तो इसका मतलब है कि वॉर करीब है। ठीक है, सो मल्टीलेटरल मिलिट्री अलायंसेस भारत अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया है, करता आया है। लेकिन अगर ये ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क हुआ, जैसे एससीओ, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें इकोनॉमिक कन्वर्जेंस भी है, डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस भी है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक पिलर है, तो शायद भारत इसे ज्वाइन कर भी सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या बड़ी अनाउंसमेंट्स इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भारत और इजराइल के बीच में होती है। बट in the context of current affairs, it's a very, very important aspect. It's a visit after 9 years. So this makes it even more relevant. तो एपिक कोर्स के अंदर हम करंट अफेयर्स को बहुत होलिस्टिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। एक बार वेबसाइट पे जाके जरूर देख लीजिएगा। प्रीलिम्स 2026 के लिए ये बहुत ही एपिक कोर्स है।